तो दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह प्रताप ने और 4 लड़कियों को भी रिहा किया जो कि कृतिका के साथ ही बंधी थी, और उनको लेकर वो मंदेवगढ़ की ओर निकल पड़ा, जहां महामंत्री जी ने उनके लिए कुछ घोड़ों का बंदोबस्त कर रखा था। सफर के दौरान उन्हें मालूम पड़ा कि कुछ दुश्मन सैनिक जंगल में उन्हें तलाश रहे हैं। झाड़ियों की आड़ में छुपकर तो वो लोग किसी तरह इस खतरे से बच गए, पर अब देखना यह है कि जो खतरा आगे उनका इंतजार कर रहा है उसका सामना ये लोग कैसे कर पाते हैं। तो जानने के लिए चलिए सुनते हैं आज का एपिसोड। आप सुन रहे हैं आदि शक्ति का रहस्य, एपिसोड 13। जैसे ही उन लोगों ने अपने घोड़े को बाघ और हिरन की तरफ दौड़ाया, मैं उन लड़कियों को लेकर तेजी से नीचे की ओर उतरने लगा। नीचे उतरते उतरते अब हम लोग समतल जमीन पर पहुंच गए। अब सबको चलने में आसानी हो रही थी, लेकिन अब रात हो चुकी थी। आगे का रास्ता बड़ी मुश्किल से दिख रहा था। लगभग 15 से 20 मिनट बाद घुप अंधेरा हो गया। अब किसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। चलते वक्त हमने एक दूसरे का हाथ पकड़ रखा था। हम लोग एक कतार में आगे बढ़ रहे थे और मैं बड़ी मुश्किल से एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। सभी लड़कियां मेरे पीछे पीछे ही चल रही थी। सूरज डूब जाने की वजह से रात में घात लगाने वाले खूंखार जानवर हरकत में आने लगे। उनकी भयानक आवाज जंगल में चारों ओर गूंजने लगी। वो माहौल इतना डरावना था कि सच कहूँ तो उन लड़कियों के साथ साथ मुझे भी डर लगने लगा था। तभी एक विचार मेरे मन में आया कि सुबह होने तक किसी बड़े से पेड़ पर बैठा जाए, पर लड़कियां साथ होने की वजह से ये संभव नहीं था, क्योंकि कृतिका समेत उन चारों लड़कियों में से किसी को भी पेड़ पर चढ़ना नहीं आता था। इसलिए मैं बस चलता रहा। मैं चलते वक्त किस दिशा की ओर चल रहा हूँ ये खुद मुझे भी पता नहीं था। अंधेरा इतना घना था कि हम लोग एक दूसरे को भी देख नहीं पा रहे थे। 4-5 घंटों तक हम लोग सिर्फ चलते जा रहे थे। फिर अचानक बादल छटने लगे और आसमान में पूरा चांद निकल आया। चांद की रोशनी पूरे जंगल में फैल गई। अब आसपास का नजारा थोड़ा थोड़ा दिखने लगा। तभी लड़कियां चीखने चिल्लाने लगी। मैंने देखा तो पाया कि लड़कियां एक लंबी सी टहनी को एक दूसरे के ऊपर उछालते हुए चिल्ला रही है। अच्छा, पर ऐसा क्यों? मैं कुछ समझा नहीं। बताता हूँ रुद्रा। पहली नजर में मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा, पर करीब जाने के बाद पता चला कि वो टहनी असल में एक सांप था, जो कि वो लोग एक दूसरे के ऊपर डर के मारे फेंक रहे थे। तभी मैं फौरन उनके पास गया और उस सांप को पकड़कर दूर फेंक दिया। तब जाकर उनके जान में जान आई। फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। कुछ देर आगे चलने के बाद सामने एक बड़ी सी चट्टान दिखाई पड़ी। हम लोग उस चट्टान पर चढ़कर बैठ गए। सभी लोग थक गए थे, इसलिए कोई किसी से कुछ बोले बगैर ही उस चट्टान पर बैठे बैठे आराम करने लगे। करीब आधा घंटा आराम करने के बाद अब सबकी थकान दूर हो गई थी। मैं तारों को देखते हुए उनकी रचना से समय का अंदाजा लगाने लगा। शायद उस समय रात के 3 बज रहे थे। तभी अचानक जंगल की एक ओर से हाथी के चिंगाड़ने की आवाज आने लगी, और ये आवाज उसी दिशा से आ रही थी जिस ओर हमें जाना था। हाथी के आवाज से मैं थोड़ा सहम गया, क्योंकि रास्ते में हाथी का होना ये हमारे लिए कदापि अच्छी बात नहीं थी। आवाज सुनकर लड़कियां भी घबरा गई। तभी कृतिका मुझसे कहने लगी, प्रताप, चलो यहाँ से, हमें जल्दी यहाँ से भागना होगा, वरना हम उस पागल हाथी के पैरों तले कुचले जाएंगे। मैं भी यही चाहता था, पर मेरा दिल ये बात मानने को तैयार ही नहीं था। वो मुझे बार बार उसी रास्ते की तरफ चलने को कह रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। तभी मैंने एक फैसला किया और दृढ़ता से बोल पड़ा, रुको, किसी को कहीं भागने की जरूरत नहीं है, हम इसी रास्ते से जाएंगे। पर प्रताप, वो हाथी। कृतिका अपनी बात पूरी करती इसके पहले ही मैं बोल पड़ा, कृतिका, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तभी कृतिका ने कहा, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है प्रताप, पर उस हाथी पर नहीं है। अगर उसने हम पर हमला किया तो?
मैंने कृतिका के दोनों कंधों को पकड़ा और उसे शांत करते हुए कहा, कृतिका, शायद तुम ये बात भूल रही हो कि मैं एक सैनिक हूँ। ये हाथी क्या, अगर मेरे सामने बाघ भी आ जाए ना, तो भी मेरे होते हुए तुम्हें कुछ नहीं हो सकता। इतना कहकर मैं आगे बढ़ने लगा। कृतिका और बाकी लड़कियां ना चाहते हुए भी मेरे पीछे पीछे आने लगी, क्योंकि दिन निकलने से पहले हमें किसी भी हालत में मंदेवगढ़ पहुंचना था। अब हम लोग उसी ओर जा रहे थे जहां से हाथी की आवाज आ रही थी। करीब 10 मिनट तक चलने के बाद हम लोग उस हाथी के करीब पहुंच गए। चांद की रोशनी में मैंने देखा कि उस हाथी का एक पैर फंदे में फंसा हुआ था और वो उसमें से निकलने की भरसक कोशिश कर रहा था। तभी मेरा ध्यान उसके दांतों पर गया। उसके एक दांत में राज मुद्रा वाला बड़ा सा पीतल का छल्ला था। इसका मतलब वो हाथी जंगली ना होकर शाही परिवार से था। ये देखकर मैं उसके पास बढ़ने लगा। इसी बीच कृतिका ने मुझे रोकने की कोशिश की, पर तब तक मैं उस हाथी के करीब पहुंच चुका था। मैंने उसके पैर को फंदे से बाहर निकाला और उसे थोड़ा सहलाने लगा। अब वो एकदम शांत हो गया था। तभी मैंने सभी लड़कियों को अपने पास बुलाया और उन्हें हाथी के पीठ पर बैठने को कहा। सभी लड़कियां एक एक करके हाथी पर बैठने लगी। इसी बीच मेरी नज़र कृतिका पर गई। वो हाथी के ऊपर बैठते हुए मुझे प्रशंसक भरी नज़रों से देख रही थी। उसे इस तरह मुझे देखते हुए पाकर मैं थोड़ा सा शर्मा गया। फिर सभी लड़कियों के हाथी पर चढ़ते ही मैं उसे लेकर आगे की ओर निकल पड़ा। हम लोग बिना रुके बस चलते जा रहे थे। करीब आधा घंटा चलने के बाद वो मैदानी रास्ता खत्म हो गया और दो चट्टानों के बीच वाला संकरा रास्ता शुरू हो गया। हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ रहे थे वो रास्ता और संकरा होते जा रहा था। तभी हमारे पीछे की ओर दूर कहीं घोड़ों के टापों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आवाजें धीरे धीरे तेज हो रही थी, मानो वो लोग हमारी ही ओर आ रहे हो। कहीं ये लोग जम्बूका के लोग तो नहीं? मैं सोचने लगा। इस बात की पुष्टि करने के लिए मैं बगल में मौजूद एक लंबे से पेड़ के ऊपर चढ़ गया। पेड़ की ऊपरी छोर से मैं उन्हें देखने लगा। आसपास बहुत सारी झाड़ियां होने की वजह से मैं उन्हें ठीक से देख नहीं पा रहा था, पर जब वो लोग थोड़ा करीब आए तब मालूम पड़ा कि वो लोग सचमुच जम्बूका के ही लोग थे। मैं तुरंत नीचे उतरा और हाथी को लेकर तेज गति से आगे की ओर बढ़ने लगा। तभी कुछ देर चलने के बाद मैंने ये एहसास किया कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि वो लोग घोड़े पर होने की वजह से बहुत जल्द ही हम तक पहुंच जाएंगे और हमें पकड़ लेंगे। मैंने चलते चलते ही मंदेवगढ़ की ओर देखा। अगर पूरे तेजी के साथ चला जाए तो भी मुश्किल से वहां पहुंचने के लिए हमें 15 से 20 मिनट तक लग सकते थे। मंजिल के इतने करीब आकर जम्बूका के लोगों के हाथों पकड़े जाना ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन अब करे तो क्या करे, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। जम्बूका के लोग बड़े ही तेजी से हमारी ओर बढ़ रहे थे। उस समय मुझे अपनी जान से ज्यादा कृतिका और उन बाकी लड़कियों की फिक्र हो रही थी। मैं चलते चलते उन सबको किसी तरह बचाने के बारे में सोचने लगा। यह जितना समय मैं सोचने में जाया कर रहा था, उतने ही समय में वो लोग हमारे और करीब आते जा रहे थे। तभी मैंने एक फैसला किया और हाथी को रोक दिया। हाथी के रुकने से सभी लड़कियां डर गई। वो सब मुझे बार बार आगे चलते रहने को कह रही थी, पर उनमें मुझे कृतिका की आवाज नहीं आ रही थी। वो शायद चुपचाप मुझे देख रही होगी। तभी मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली और अपनी गर्दन को ऊपर करके कृतिका को देखने लगा। यकीनन वो मुझे ही देख रही थी। हम दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। तभी मैंने उसे एक हल्की सी मुस्कान दी। ये देख उसकी आंखों में से आंसू आने लगे। शायद उसे भी इस बात का पता चल गया था कि अब वो घड़ी आ गई है जहां मुझे अपने सैनिक होने का सबूत देना था। मैं मुस्कुराते हुए कृतिका को कहने लगा, कृतिका, तुम लड़कियों के साथ हाथी को लेकर तुरंत मंदेवगढ़ पहुंचो। तब तक मैं इन लोगों को यहाँ रोकता हूँ। मेरी ये बात सुनकर कृतिका जोर जोर से रोने लगी और रोते रोते कहने लगी, नहीं प्रताप, मंजिल के इतने करीब आकर मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती। अगर तुम यहाँ रुकना चाहते हो तो
मैं भी तुम्हारे पास यही रुकूंगी। बाकी लड़कियों को जाने दो, पर भगवान के लिए मुझे यहाँ से जाने को मत कहो प्रताप। उसकी ये बातें मेरे दिल में किसी खंजर की तरह घाव कर गई। मुझे खुद पर घिन आने लगी, क्योंकि सैनिक होते हुए भी मैं मेरे प्यार को इस मुसीबत से नहीं निकाल पा रहा था। पर मैंने फैसला कर लिया था कि कृतिका की जान बचाने के लिए अगर मुझे मरना भी पड़ा तो भी मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ते रहूंगा। पर किसी भी हालत में मैं कृतिका और उन लड़कियों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैं कृतिका को समझाने लगा, देखो कृतिका, तुम्हारा यहाँ मेरे साथ होना खतरे से खाली नहीं है। तुम्हारी जान भी जा सकती है। तुम क्यों नहीं समझ रही हो? ये सब मैं तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूँ कृतिका, ताकि तुम जिंदा रह सको। तभी कृतिका हाथी से नीचे उतर गई और मेरे पास आकर मेरे गाल पर एक थप्पड़ जोर से दे मारा और कहने लगी, तुम मुझे क्यों नहीं समझ रहे हो प्रताप? तुम्हारी जान जोखिम में डालकर मैं जिंदा रहकर भी भला क्या करूँगी? जिंदा रहकर घुट घुट कर मरने से तो बेहतर है कि मैं यहाँ अपने प्यार के साथ मरूं। मुझे बताओ प्रताप, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करते? कृतिका भावुक होकर कह रही थी। कृतिका, मेरे लिए तुम क्या हो ये सिर्फ मैं जानता हूँ। काश कि मैं तुम्हें बता सकता कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। इसलिए तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम बाकी लड़कियों के साथ यहाँ से चली जाओ, क्योंकि मेरे पास यही एक जरिया है तुम्हें बताने का कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। अगर आज मैं यहाँ मर भी गया तो भी ये सोचकर गर्व से मरूंगा कि मैंने अपने प्यार की रक्षा की है। लेकिन अगर तुम यहाँ रुकी तो तुम्हारी वजह से मैं कमजोर पड़ जाऊंगा। तो क्या तुम यही चाहती हो कि तुम मेरी कमजोरी बनो, ना कि मेरी ताकत? इसीलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा कृतिका। ये सुनकर कृतिका सहम गई। फिर कुछ पल शांत होकर उसने एक लंबी आह भरी और अपना हाथ मेरे गालों पर रख दिया। शायद वो भी समझ गई थी कि इस दीवाने को समझाना उसके बस में नहीं है। फिर दूसरे हाथ से अपने आंसुओं को पोंछते हुए वो कहने लगी, प्रताप, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मेरा प्यार तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम जरूर वापस लौटोगे और तुम्हें लौटना होगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और हाँ, मैं आज तुम्हें ये वचन देती हूँ, अगर आज यहाँ तुम वीर गति को प्राप्त होते हो तो ये तुम्हारी कृतिका भी खुशी खुशी मौत को गले लगा लेगी। अगर हमारे नसीब में यहाँ मिलना नहीं लिखा है तो ऊपर जरूर मिलेंगे। कृतिका की ये बात सुनकर मुझ में हिम्मत आ गई। एक अजीब सी ताकत मुझे मेरे शरीर में महसूस हो रही थी। ये वो पल था जब मैंने सच में प्यार की ताकत को महसूस किया था। अब मैं जम्बुका का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार था। बड़ी मुश्किल से कृतिका वहां से जाने के लिए तैयार हो गई। वैसे तो वो रास्ता बहुत संकरा था, फिर भी मैंने हाथी की मदद से एक बहुत बड़ी चट्टान रास्ते के बीच रख दी। अब रास्ता इतना संकरा हो गया कि एक बार में एक ही घुड़सवार उसे पार कर सकता था। मैंने तुरंत हाथी को लड़कियों सहित वहां से मंदेवगढ़ की ओर भेज दिया और खुद उस बड़े से चट्टान के ऊपर चढ़ गया और बगल में मौजूद झाड़ियों में खुद को छुपाकर उन लोगों के यहाँ पहुंचने की राह देखने लगा। तो दोस्तों, प्रताप के दिमाग में आखिर क्या चल रहा था और वो आगे क्या करने वाला है, जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड।